हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का पेपर 2 का यूनिट 4 जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों, उसका यूनिट 4 हम सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट 4 में जो आपका सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग से रिलेटेड उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और इसके साथ ही हमारा जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक वाइज हमने जो शुरू किया था, लगभग सारा टॉपिक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पहले ही कंप्लीट कर चुका है दोस्तों, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन होगा दोस्तों। उसमें हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, साथ साथ आपका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए, आज के पावन दिन पे भी, आज छठ महापर्व है दोस्तों, इस दिन भी हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। और पेपर 1 से रिलेटेड भी दोस्तों हम जो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको देखिएगा ये करंट इशू पे बेस्ड है। जो करंट इशू पे बेस्ड है, चाहे आपका वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कहाँ पर इंसिनरेटर प्लांट लगाया गया, बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट कहाँ लगा, पटना वगैरह में, इसकी भी हम चर्चा किए थे। और जो भी पूरे भारत में लगभग इससे रिलेटेड जो भी काम सब हुआ है, जल शक्ति मंत्रालय ने इस पर क्या काम किया है, कैच द रेन अभियान के बारे में हमने पढ़ा है, वाटर जो हीरोज अवार्ड दिया गया था उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इन सारे टॉपिक्स को आगे भी जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे। तो बस अपना प्यार बनाइए रखिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड वेस्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को हीट करते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट या कंट्रोल कंडीशन में। उसको हम क्या कहते हैं, देखिए कंपोस्टिंग क्या होता है, ये मैन्योर बनाने का तरीका है कंपोस्टिंग दोस्तों। इसमें तो हम हीट नहीं करते, ये तो हो नहीं सकता है। पायरोलाइसिस, ये सही है। पायरोलाइसिस में क्या करते हैं हम, जो हमारा सॉलिड वेस्ट उसका हम कंबसन कराते हैं दोस्तों, कंबसन कराते हैं इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, पायरोलाइसिस और इंसिनरेशन में यही डिफरेंस है। इंसिनरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं और पायरोलाइसिस आपका ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं। ये हमारा सही हो गया। रही बात सैनिटरी लैंडफिल में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसको जाके हम कहीं पर डंप कर देते हैं, ट्रेंच में गड्ढा खोद के वहाँ हम डंप कर देते हैं। डंपिंग तो वही है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, डिफरेंट प्रोसेस आर यूज टू डिस्पोज द वेस्ट एंड दे आर लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन एंड अदर फाइनलिस्ट सॉल्यूशन। जो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का मतलब उसको निपटान करने का जो कुछ तरीका है, उसमें आपका लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, पायरोलाइसिस है, गैसिफिकेशन है, और भी कुछ तरीका हो सकता है। पायरोलाइसिस एंड गैसिफिकेशन बोथ द प्रोसेस आर रिलेटेड फ्रॉम थर्मल ट्रीटमेंट। जो आपका पैरोलाइसिस और गैसिफिकेशन दोनों थर्मल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में दोस्तों। पैरोलाइसिस भी हम उसमें भी कंबसन कराते हैं और गैसिफिकेशन में भी कंबसन कराते हैं। डिफरेंस क्या है कि पैरोलाइसिस हम में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं देते हैं, एनएरोबिक इन्वायरमेंट में कराते हैं पैरोलाइसिस, लेकिन गैसिफिकेशन हम थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड इन गैसिफिकेशन। ऑल राइट, बस यही डिफरेंस है दोनों में। दिस प्रोसेस वेस्ट इज बर्न थ्रू हीटिंग एट हायर टेम्परेचर विथ लिमिटेड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ऑब्वियसली हम गैसिफिकेशन में बहुत कम ऑक्सीजन देते हैं, पैरालिसिस में बिल्कुल ही ऑक्सीजन हम नहीं देते हैं। दोनों अपने आप में क्या है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। याद रखिएगा, ये भी कभी पूछ सकता है। तो क्या है, दोनों अपने आप में एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इंसिनरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑल राइट, देखिए गैसिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट ऑर्गेनिक और फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार्बोनेसियस मटीरियल इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको, जिस ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन तो होगा ही अबंडेंट मात्रा में, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं कंबसन करवा के। दिस इज अचीव्ड बाय रिएक्टिंग द मटेरियल एट हाई टेम्परेचर। ऑब्वियसली उसको हाई टेम्परेचर में बर्न करते हैं विदाउट कंबसन विथ कंट्रोल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टीम। मतलब बहुत कम, मतलब ऑक्सीजन जो दिया जाता है बहुत लिमिटेड अमाउंट में दिया जाता है, और स्टीम भी दोस्तों थोड़ा बहुत हम जो वेपर जो होता है, हॉट एयर, उसका भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। पैरोलाइसिस, देखिए, इन दिस मेथड सॉलिड वेस्ट आर केमिकली डीकम्पोज्ड बाय हीट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम बताए थे आपको कि एनएरोबिक इन्वायरमेंट में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ नहीं दिया जाता है पैरोलाइसिस में, और कंबसन कराते हैं। दिस यूजुअली अकर अंडर प्रेशर एट ए टेम्परेचर ऑफ अबव 30 डिग्री सेल्सियस, 430 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में यहाँ पर उसको बर्न करते हैं। द सॉलिड वेस्ट आर चेंज इंटू गैसेस, सॉलिड रिसाइड एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद हमारे पास एस मिलता है या सॉलिड वेस्ट जो मिलता है, उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा गैसेज होता है, कुछ सॉलिड रिसाइड हल्का हल्का जिसको हम एस कहते हैं वो बच जाता है, और थोड़ा बहुत लिक्विड भी हमें मिलता है। ऑल राइट, तो पैरोलाइसिस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है।
ए कोस्टल सिटी प्रोड्यूसेज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। कोई तटीय प्रदेश है, आपको हो सकता है चेन्नई, हो सकता है आपका केरल का जो मालाबार तट का इलाका हो सकता है दोस्तों, जो कर्नाटक है, गोवा है, सब क्या है, कोस्टल एरिया है। मान लीजिए वहाँ पर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ज़्यादा है, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल है, लो कैलोरिफिक वैल्यू, कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम है, एंड लो इनऑर्गेनिक मटेरियल। द मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द सिटी। कह रहा है कि सबसे इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है इस वेस्ट को मैनेजमेंट करने का। ओके, देखिए आपको मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं कि हिंट अच्छा दे दिया कि ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा है और कैलोरिफिक वैल्यू कम है। तो कैलोरिफिक वैल्यू कम है दोस्तों, तो हम इंसिनरेशन तो उसका करा नहीं सकते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा तो उसका हम क्या करेंगे, कंपोस्ट बना लेंगे। ओके, डंपिंग इन सी, डंपिंग इन सी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल इजीली डिकम्पोजेबल है, तो समुद्र में फेंकने से ऑब्वियसली वो हमारा क्या कचरा प्रोड्यूस करेगा, कोई फायदा नहीं है। इंसिनरेशन करा नहीं कर सकते क्योंकि लो कैलोरिफिक वैल्यू है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू वेस्ट का हम इंसिनरेशन कराते हैं। और लैंडफिल से बेहतर होगा कि हम कंपोस्टिंग करा लें, उससे हम मैन्योर बन जाएगा। देखिए, कंपोस्टिंग कैन बी अडॉप्टेड व्हेन द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग हम करवा लेंगे उसका। बार्जिंग द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द सी इज नाउ ऑब्सोलेट। बार्गिंग द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू द सी इज ऑब्सोलेट। देखिए पहले क्या करता था लोग, ऑब्वियसली समुद्र के आसपास जो इलाका है वो जाके अपना कचरा समुद्र में फेंक देते हैं। जैसे नदी के इलाके के आसपास जो भी बस्ती वगैरह गांव सब रहता है तो अपना सारा वेस्ट जाके नदी में फेंक देते हैं। ये सब तो बहुत गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। Landfill. In this method, refuse is dumped into the low-lying area into the layer of the depth of the approximately 1.5 meter. Each layer of refuse is termed a cell. देखिए लैंडफिल हम जानते हैं क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर गड्ढा खोद के उसको हम उसमें डाल देते हैं, ऊपर से फिर मिट्टी से भर देते हैं। अब प्रत्येक लेयर को बार बार जो लेयर बनते जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। Each layer is compacted properly and left for 7 days for its aerobic decomposition, and it covered with a layer of mud in order to carry out the further process of decomposition. The entire process of decomposition in this method is biological and takes place in 3 stages. देखिए उसको 7 दिन तक लगभग छोड़ देते हैं एरोबिक इन्वायरमेंट में ताकि वहाँ पर वो अच्छे से डिकम्पोज हो पाए। ओके, द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन दिस मेथड बायोलॉजिकल एंड टेक्स इन 3 स्टेजेस। टोटल जो यहाँ का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है लगभग 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, फॉर द ऑप्टिमम डिकम्पोजिशन ऑफ रिफ्यूज द मॉइस्चर कंटेंट इन सेल शुड नॉट बी केप्ट बिलो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अच्छे से उसका किसी भी हमारा वेस्ट जो है उसका अच्छे से डिकम्पोजिशन हो तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 60% से कम नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, मॉइस्चर कंटेंट 60% से कम नहीं होना चाहिए। व्हेन डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड टेक्स प्लेस, हाइट ऑफ द लैंडफिलिंग इज रिड्यूस्ड अप टू 20 to 40 डिग्री ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। ऑब्वियसली मान लीजिए आपने कहीं पर डंप किया है वेस्ट को, तो जब आप वेस्ट को डंप करते हैं दोस्तों तो एक प्रकार से पहाड़ के जैसे वो बन जाता है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आप डालेंगे वेस्ट को तो पहाड़ के आकार का बन जाएगा, मतलब हाइट उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब देखिएगा धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते जाता है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसका जो हाइट है कम हो जाता है, 20 से 40% तो उसका ओरिजिनल हाइट से कम हो जाता है। In the initial stage of decomposition take place in the mesophilic range and the final state is shifted to the thermophilic range। देखिए जो शुरुआती स्टेज होता है डिकम्पोजिशन का उसमें जो म्यूजोफिलिक बैक्टीरिया होता है, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया करता है, तो शुरुआती स्टेज में म्यूजोफिलिक बैक्टीरिया काम करता है और जो फाइनल स्टेज में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक स्टेज मतलब कि जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोजिशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, उसी को थर्मोफिलिक रेंज भी कहा गया है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीट इन 2 to 32 मंथ। 2 से 32 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। ओके, द ओनली डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ गैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीचेट। एक ही इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये वहाँ पर ऑब्वियसली ऑडोर स्मेल, आपको उसके आसपास यदि आप गुजरिएगा तो मतलब आप सांस सही से नहीं ले पाइएगा, बहुत गंदा स्मेल निकलता है। और लीचेट भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अगर अगल बगल में कोई वाटर बॉडीज़ है और वहाँ पर कोई कैटल मवेशी वगैरह पानी पी ले जाता है तो वहाँ का वाटर कंटामिनेट हो सकता है और उससे कैटल वगैरह को भी नुकसान हो सकता है। लीचेट क्या होता है, तो लीचेट इज ए मिक्सचर ऑफ एसिड, अल्कोहल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड वाटर विच मे बी कार्सिनोजेनिक। इट इज फॉर्म्ड इन द रेनी सीजन व्हेन वाटर स्टेप्स थ्रू सेल से। ये लीचेट आपका कार्सिनोजेनिक हो सकता है दोस्तों, कैंसर कॉज कर सकता है। कोई वेस्ट जो डिकम्पोज होता है तो उससे जो लिक्विड निकलता है उसको हम लीचेट कहते हैं। उसमें अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, ऑब्वियसली फर्मेंटेशन रिएक्शन सब होता है तो ये सारा चीज़ें अपने आप में बन जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज कर सकता है। डंपिंग इनटू द सी, समुद्र में अगर कोई डंप करता है तो देखिए डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इनटू सी इज डन ओनली एट द टाइम ऑफ लो टाइड। अगर मान लीजिए करना ही पड़ेगा हमको वेस्ट को अपने
समुद्र में अगर डंप करना पड़ेगा तो कब करेंगे हम? लो टाइड, जब टाइड लो हो तभी करना चाहिए। ऑब्वियसली अब हाई टाइड में यदि कीजिएगा, थोड़ा भी वेस्ट को अगर डिकम्पोज कीजिएगा तो हाई टाइड से वो आपके समुद्र के बीच पर, शोर पर, जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर आके आपको पूरा कचरा को फेंक देगा। ऐसा देखने को भी मिलता है, कई बार आप देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे, कई सारा फोटोज देखे होंगे, ऐसा फोटो वायरल होता है कि समुद्र के किनारे कितना सारा कचरा लगा हुआ है। तो समुद्र क्या करता है, जब हाई टाइड आता है तो सारा का सारा कचरा को ऑब्वियसली लहर के साथ वहाँ पर छोड़ देता है शोर पर। फार अवे फ्रॉम कोस्ट, 15 से 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोर, मतलब जो किनारा है समुद्र का उससे हमको 15 से 20 किलोमीटर दूर जाके उसको छोड़ना चाहिए। एंड 30 मीटर बिलो सी लेवल, लगभग समुद्र के 30 मीटर नीचे जाके छोड़ना चाहिए, अदरवाइज वो हाई टाइड में बाहर आ जाएगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंटेन्स हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, लो कैलोरिफिक वैल्यू एंड लो इनऑर्गेनिक मटेरियल। द मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कंपोस्टिंग। देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है। तो इन सब चीज़ों अगर ऐसा है तो सबसे बढ़िया तरीका या सस्टेनेबल ऑप्शन जो हो सकता है हमारा, क्या करेंगे उसका हम कंपोस्ट बना ले, ओके, मैन्योर बना ले, और वे बहुत अच्छा कंपोस्ट होता है, फर्टिलाइजर का काम करता है आपका। जो भी आप गार्डन में अगर थोड़ा बहुत अगर गार्डनिंग करते हैं, खुद से अगर वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करवाते हैं अपने आसपास में, तो वहाँ पर आपको काम कर सकता है स्मॉल स्केल पे। और लार्ज स्केल पे तो जैसे कई सारा बायोमास प्लांट आपको पता होगा, जैसे बायो सीएनजी प्लांट है दोस्तों, बायोमास से हाइड्रोजन का प्लांट लगाया गया है कहाँ पर? तो ये लगाया है खंडवा मध्य प्रदेश। याद देखिएगा, बायोमास से हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया खंडवा मध्य प्रदेश में, और बायोमास से सीएनजी बनाने का प्लांट लगा है कहाँ पर? तो आपको इंदौर मध्य प्रदेश में। हमने पहले ही बात किया था कि इंदौर में जो बहुत बढ़िया वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, तो वहाँ पर सारा वेस्ट से वे लोग सीएनजी प्रोड्यूस करते हैं और गैसेज को उसका यूज़ कर लेते हैं बसेस को चलाने में। इंदौर सिटी का जो सिटी बस है उसको चलाने में सीएनजी का यूज़ करते हैं और इससे उसको इनकम भी बहुत बढ़िया जनरेट हो जाता है, लगभग 14 से 15 करोड़ रुपये सालाना वो कमा लेते हैं। तो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है? इंदौर मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का बात है। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा है? तो वो ये खंडवा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर द डिस्पोजल ऑफ कैटेगरी 3 माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए कैटेगरी 3 के अंदर को जो हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है आपका, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? बहुत सारा जो रिसर्च किया जाता है, एनिमल्स पे रिसर्च किया जाता है, आपका माइस हो सकता है और भी दूसरे एनिमल्स पे, छोटे छोटे एनिमल्स पे जो मैमल्स है उस पर रिसर्च कराया जाता है। आपका मेडिसिन का रिसर्च हो सकता है, जेनेटिकली इंजीनियर रिसर्च हो सकता है दोस्तों, ओके। तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है, मान लो उसमें बहुत सारे एनिमल की डेथ भी होती है, ये मतलब नैतिकता के तो खिलाफ ही है, इंसानियत के खिलाफ, लेकिन क्या किया जा सकता है, ऐसा होता है, ओके। जिससे बहुत सारा जो वैक्सीन बनता है दोस्तों, आप जानते हैं वैक्सीन पहले एनिमल पे ट्रायल किया जाता है, जो मैमल्स है उस पर ट्रायल किया जाता है, तब जाके ह्यूमन पर उसका यूज़ किया जाता है, ओके। तो उससे जो वेस्ट जनरेट होगा उसको हम किस तरीके से उसका डिस्पोजल कर सकते हैं? उसको डिस्पोजल का बढ़िया तरीका क्या है? तो इंसिनरेशन करवा दीजिए, डिसइंफेक्शन नहीं, माइक्रोवेविंग करवा लीजिए, ऑटोक्लेविंग करा लीजिए। तो 135 हमारा ऑप्शन दोस्तों ये अच्छा तरीका है। लैंडफिल नहीं करा सकते हैं, ओके, पॉइजनस हो जाएगा हमारे लिए। तो 135 बेस्ट ऑप्शन है। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल कॉमन। ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होता है? तो इन्फेक्शियस मटेरियल हमारा जनरेट होता है हॉस्पिटल से। कॉमन जनरेटर और प्रोड्यूसर ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड हॉस्पिटल्स, हेल्थ क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज, ऑफिस, इन सारे जगहों से हॉस्पिटल वेस्ट जनरेट होता है। फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटेनेरियंस, होम हेल्थ केयर एंड मॉर्ग्यूज ऑफ फ्यूनरल होम्स। Biomedical waste is distinct from normal trash or general waste and different from other type of hazardous waste such as chemical, radioactive, universal और industrial waste. Biomedical waste is distinct from normal trash और general waste. जो हमारा normal trash है, normal waste वगैरह है, उससे ये थोड़ा बहुत अलग होता है क्योंकि इसके अंदर आपका कुछ hazardous waste हो सकता है, chemical waste हो सकता है, radioactive waste हो सकता है, ओके, और industrial waste भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों का इस बायोमेडिकल वेस्ट में इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में, इसलिए ये सारा वेस्ट हमें हो सकता है वहाँ पर। मेडिकल फैसिलिटीज जनरेट वेस्ट, हैजार्डस केमिकल एंड रेडियोएक्टिव मटीरियल। सम वेस्ट आर कंसिडर्ड मल्टी हैजार्डस, कुछ वेस्ट को हम मल्टी हैजार्डस के कैटेगरी में रखते हैं, सच एज टिश्यू सैंपल्स प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन, जो फॉर्मेलिन के अंदर टिश्यू सैंपल को रखा जाता है। आपने सुना भी होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जगह का हमको ध्यान नहीं है दोस्तों, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है,
एक तालाब का जैसे बनाया हुआ है, उसमें फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन एक केमिकल कंपाउंड है, लिक्विड है दोस्तों। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी को यहाँ पर उसमें रखा जाता है। बहुत बड़ा तालाब है, बहुत सारा डेड बॉडी इसके अंदर रखा गया। उत्तर प्रदेश में कोई जगह हमें ध्यान नहीं आ रहा है दोस्तों। तो फॉर्मलिन के अंदर डेड बॉडी को रखा जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो। ऑब्वियसली जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, रिसर्च करते हैं ना, बाद में बॉडी पर ही रिसर्च करते हैं, उसको बॉडी पर ही काम करना होता है। तो शरीर के अंदर कौन कौन सा एनाटॉमी वगैरह जो पढ़ते हैं, तो उसमें बॉडी का काम पड़ता है। आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा, कई सारे व्यक्ति जो होते हैं अपना बॉडी को डोनेट करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं हॉस्पिटल्स को, ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके। आगे उस पर मेडिकल स्टूडेंट इस पर बॉडी पे ही पढ़ाई करते हैं। तो डेड बॉडी पर जो स्टडी होता है, तो डेड बॉडी को फॉर्मलिन के अंदर रखा जाता है ताकि वो डिकम्पोज ना हो। ओके, इट में ऑल्सो इंक्लूड वेस्ट एसोसिएटेड विद द जनरेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट दैट विजुअली अपीयर्स टू बी मेडिकल और लेबोरेटरी ओरिजिन, पैकेजिंग, अनयूज्ड बैंडेज, इन्फ्यूजन किट्स, ETC। बहुत सारा, जैसे मान लीजिए किसी को ओंड है, घाव वगैरह है, उसका जो ड्रेसिंग वगैरह होता है, तो उससे जो वेस्ट जनरेट होता है, इन सारे वेस्ट भी हमारे लिए क्या, तो एक प्रकार से इन्फेक्शियस है, इसका भी डिस्पोजल करना जरूरी है। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 कैटेगरीज। बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का भी तरीका बताया गया है। फर्स्ट है कैटेगरी 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आपका जो एनिमल टिश्यू है, हमारा टिश्यू हो सकता है, मान लीजिए किसी का हाथ किसी प्रकार से डैमेज हो गया, तो अगर हाथ काटना पड़ा तो उसको हाथ को भी तो डिस्पोजल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका है, तो या तो इंसिनरेशन करवा दीजिए या डीप बुरियल, बहुत गड्ढा खोद के उसको डाल दीजिए। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 में एनिमल वेस्ट। जो एनिमल का भी वेस्ट हो सकता है, कोई एनिमल डेड हो गया या किसी एनिमल का ऑपरेशन वगैरह हो रहा था और किसी अंग को निकालना पड़ा। जैसे आप ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में एक बढ़िया एग्जांपल और दिया जा सकता है दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं को यूट्रस का प्रॉब्लम होता है। यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाता है तो यूट्रस को निकालना, पूरा का पूरा यूट्रस को निकालना ही पड़ता है। ओके, तो ये भी एक प्रकार का हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, इसके लिए हम इंसिनरेशन या डीब्यूरियल कर सकते हैं। उसी प्रकार से एनिमल में भी, एनिमल को अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाता है, अगर बॉडी का कोई पार्ट निकालना पड़ता है जिससे उसके डेथ ऑब्वियसली लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसको भी हम इंसिनरेशन और डीब्यूरियल करते हैं। कैटेगरी 3 में आपका माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है, हमने अभी देखा था। इसके लिए हम ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या इंसिनरेशन करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों कैटेगरी 3 माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। कैटेगरी 4 के अंदर आपका वेस्ट शार्प है। इसको डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीलेशन रीडिंग। जो वेस्ट शार्प है, बहुत सारा जो वेस्ट शार्प है उसको हम इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। डिस्कार्डेड मेडिसिन, कोई मेडिसिन हमारा क्या हो गया, एक्सपायर हो चुका है, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है, ओके, उसका यदि हम इस्तेमाल करते हैं वो पॉइजनस हो सकता है, इस प्रकार के मेडिसिन। या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मतलब नशीला ड्रग। कुछ बहुत सारा ड्रग होता है जिसका यूज़ हम नशे के रूप में करते हैं, तो उसके लिए क्या, अगर वो खराब हो जाए तो हम उसका इंसिनरेशन करा दीजिए, या डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग डिस्पोजल इन ए सिक्योर्ड लैंडफिल, किसी सिक्योर्ड लैंडफिल उसका हम लैंडफिल करा देते हैं। बेस्ट तरीका तो इंसिनरेशन ही है। कैटेगरी 6 में सॉइल्ड वेस्ट है। इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इसमें हम यही कर सकते हैं। कैटेगरी 7 आपका सॉलिड वेस्ट है। इसको डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग एंड मल्टीलेशन रीडिंग। मतलब इंसिनरेशन दोस्तों यूजुअली आपको बहुत में मिल जाएगा। इंसिनरेशन तो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों, इंसिनरेशन सबसे बेहतरीन तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें वेस्ट का एक भी पार्ट कहिए कि पूरा का पूरा वेस्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये बहुत महंगा है। इंसिनरेशन क्या है, बहुत महंगा है। इंसिनरेशन से पहले उसको ड्राई करना पड़ता है, कन्वेक्शन, कंडेंसेशन, रेडिएशन के तरीके से उसको पहले ड्राई करना पड़ता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसका होना चाहिए, ये सारी बातें होती है, तब जाकर हम इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन तो बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए, फिर जो इंसिनरेशन के बाद इंसिनरेशन ऐश बचता है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो म्युनिसिपल लैंडफिल में उसका हम डिस्पोजल कर देते हैं, लैंडफिल जाके उसका करा देते हैं। कुछ केमिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट का क्या करेंगे डिस्पोजल, तो केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फ्रॉम लिक्विड एंड सिक्योर लैंड फॉर सॉलिड। इसको भी अगर उसका केमिकल ट्रीटमेंट पहले किया जा सकता है तो वो तो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक उसको हम बना के फिर उसको जाके हम लैंडफिल कर देंगे। बायोमेडिकल वेस्ट आर कलर कोडेड एज फॉलोज। बायोमेडिकल वेस्ट को कलर कोडेड मतलब बहुत सारा जो वेस्ट है बायोमेडिकल का, जैसे डेली वेस्ट जनरेट होता है दोस्तों, जैसे कैथेटर ट्यूब हो गया। कैथेटर ट्यूब के बारे में आपने सुना होगा, बायोमेडिकल एक प्रकार का वेस्ट है। ट्यूब होता है प्लास्टिक, वहाँ से बहुत सारा जो प्लास्टिक मटेरियल होता है, आपका बॉटल्स है, सिरिंज है, सलाइन का बॉटल्स वगैरह है, तो इसको किस कंटेनर में जाके डिस्पोज करें ताकि जो हमारा वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए आएगा वो आसानी से उसको ले जा सके और उसको पता हो कि इसमें ये वेस्ट है, इसमें ये वेस्ट है। मतलब वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए कई सारा कलर कोड वहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन यूजुअली इसे पूछा जाता है। येलो में क्या है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन टिश्यू बॉडी पार्ट। हमने अभी बताया था आपका यूट्रस बहुत सारे महिलाओं का यूट्रस निकाला जाता है। अगर यूट्रस खराब हो जाए तो ये आपका येलो कंटेनर में, जो हमारा येलो डस्टबिन होता है उसमें हम इसको डाल देंगे। इसका बाद में डिस्पोजल वो इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलाइसिस और
डीप ब्यूरल के थ्रू अपना जो भी उसका ट्रीटमेंट करना वो ट्रीटमेंट करेंगे। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो आपको उसको येलो कंटेनर में डालना पड़ेगा। रेड डस्टबिन हम किसको डालते हैं, देखिए वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स आज ट्यूबिंग बोटल्स, कोई आपका ट्यूब हो सकता है, बोटल्स है, इंट्रावीनस ट्यूब है, सेट्स है, सिरिंज है विदाउट नीडल, सिरिंज कौन जिसमें नीडल ना हो, ओके, शार्प वाले को तो हम व्हाइट में डालते हैं दोस्तों। एंड फिक्स्ड नीडल सिरिंज एंड ग्लव्स, ग्लव्स हो सकता है आपका, कैथेटर ट्यूब हो सकता है, प्लास्टिक का कोई मटेरियल हो, सबको हम रेड डस्टबिन में डालते हैं। और इसके लिए तरीका क्या है, तो वही है, सबसे पहले है कि रेड कलर्ड क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग कंटेनर्स, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इसमें भी ये तरीका है। नेक्स्ट हमारा ब्लू और व्हाइट, ब्लू या व्हाइट अगर कोई डस्टबिन है उसमें हम क्या डालेंगे, तो इसमें ब्लू प्लास्टिक बैग कंसिस्ट ऑफ कंटामिनेटेड ग्लास, जो भी हमारा ग्लास है, टेस्ट ट्यूब वगैरह जो होता है, ओके, टेस्ट के लिए जो स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, स्लाइड देखे होंगे आप, यूजुअली उसका इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में टेस्ट करने के लिए। तो स्लाइड जो भी हमारा स्लाइड करने के बाद, सॉरी, टेस्टिंग करने के बाद जो हमारा स्लाइड बचता है ग्लास का, उसको हम ब्लू कलर के डस्टबिन में डालेंगे। वाइट बैग्स कंसिस्ट ऑफ शार्प वेस्ट इंक्लूडिंग मेटल्स, वाइट बैग्स में जो व्हाइट डस्टबिन होता है उसमें हम जो हमारा शार्प है, जैसे नीडल है, नीडल क्या है, बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हम व्हाइट बैग्स के अंदर डाल देंगे। ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड या जनरल वेस्ट ऑफ गार्बेज, जो हमारा हाउस होल्ड भी होता है, हाउस होल्ड वेस्ट को मतलब जो नॉन इन्फेक्शियस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लैक कंटेनर के अंदर उसको हम डाल देते हैं। इट कैन बी सिक्योर्ड अंडरग्राउंड डिस्पोजल इन ए सिक्योर्ड लैंडफिल, इसको हम लैंडफिल करा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म यूज्ड इन टू इंडिकेट द वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, वॉश बेसिन। देखिए जो हमारा वेस्ट वाटर दोस्तों आपके बाथरूम से रिलीज होता है, किचन से रिलीज होता है या वॉश बेसिन से रिलीज होता है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, जो वेस्ट वाटर हमारा बाथरूम किचन वगैरह से निकलता है उसको हम कौन सा वेस्ट वाटर कहेंगे, इसको हम रबिश कहेंगे। बिल्कुल नहीं, रबिश क्या होता है दोस्तों, नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट को हम रबिश कहते हैं, ओके, नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट को रबिश बोलते हैं। सीवेज क्या होता है, सीवेज दोस्तों इसमें ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होता है। आप बहुत नाला देखते होंगे दोस्तों, जो ड्रेन होता है, नाला ड्रेनेज सिस्टम, उसके अंदर जो वाटर बह रहा है उसको हम सीवेज कहते हैं, क्योंकि मिक्सड होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें सॉलिड कंटेंट भी होता है, तो वो हमारा सीवेज हुआ। जो हमारे किचन वगैरह से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, स्लज, SULLAG, एक स्लज ये है दोस्तों, एक स्लज ये होता है, ये स्लज क्या होता है, गाद होता है, गाद मतलब सेडिमेंट जो नीचे बैठ गया होता है, वाटर ट्रीटमेंट के बाद देखिएगा जो सेडिमेंट नीचे बैठता है, ओके, वो हमारा क्या है, तो स्लज है, ये SLUDZE है, ये है SULLAG, स्लज, दोनों अलग अलग ध्यान रखिएगा, ओके। तो किचन, बाथरूम या सिंक से जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। स्लज, द वाटर फ्रॉम द बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन एंड वॉशिंग प्लेसेज आर नॉन एज स्लज, इसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। सीवेज क्या होता है, द यूज्ड वाटर मिक्सड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड फ्लूइड वेस्टेज फ्रॉम हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड ड्राई वेदर फ्लो कॉल्ड सीवेज, जो हमारा हॉस्पिटल से निकल सकता है, फैक्ट्रीज वगैरह से निकल सकता है, इन सब जगह से ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड दोनों उसमें ऐड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। और ड्राई वेस्ट आपका, द वेस्ट विच डज नॉट कंटेन एनी मॉइस्चर इज नॉन एज ड्राई वेस्ट, जिस वेस्ट के अंदर किसी प्रकार का मॉइस्चर ना उसको हम ड्राई वेस्ट कहेंगे। गार्बेज, रबिश एंड एसेज आर 3 फॉर्म ऑफ ड्राई वेस्ट, जो गार्बेज है हमारा, रबिश है और एसेज है, ये हमारा ड्राई वेस्ट का कैटेगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बर्निंग वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब हम बर्न करके, ऑब्वियसली जला करके, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि क्या करते हैं कि वेस्ट को जला देते हैं, वो समझते हैं कि हम वेस्ट को अगर बर्न कर देते हैं ना तो उसके हम अस्तित्व को खत्म कर दिया, वेस्ट हमारे पास बचा ही नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों बर्न करने के बाद वेस्ट तो आपका खत्म हो गया, लेकिन उससे जो गैस रिलीज हुआ है एटमॉस्फेयर में, वो गैस बहुत ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम कर सकता है, ओके। रेस्पिरेटरी डिजीज, बहुत भयंकर रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकता है। और जो कोविड था दोस्तों, कोविड क्या था, रेस्पिरेटरी डिजीज था ना, SARS-CoV-2, जो कोविड-19 था उसका वायरस तो ये था, SARS-CoV-2 मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें आदमी क्या होता है कि मतलब उसका रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता था, उसको ऑक्सीजन दिया जाता था एक्स्ट्रा बाहर से। तो आप अगर वेस्ट को जलाइएगा, बर्न कीजिएगा, तो क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा पॉइजनस गैस रिलीज करेगा और उससे सांस लेने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है। अगर देखना है तो दोस्तों जो अस्थमा पेशेंट है उसको जाके देखिए, दम घुटते रहता है। हम बात करते हैं, पहले भी हम इस पर डिस्कस किए थे कि लोग टायर जलाते हैं, विरोध प्रदर्शन के लिए लोग टायर जलाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं टायर जला के, कितना घटिया बात है। उन्होंने जो अग्निवीर का प्रदर्शन हुआ था उसमें कई सारे ट्रेनों को फूंक दिया दोस्तों, कितनी सरकारी संपत्ति को नुकसान किया, पैसा का तो नुकसान हुआ, ये पर्यावरण को नुकसान किया कितने बुरी तरीक़ा से, और अल्टीमेटली सारा प्रभाव हम ही पर पड़ता है। और ये तो इकोनॉमिक थोड़ा बहुत आपको क्षति हो गया, लेकिन जो हेल्थ पर प्रॉब्लम पड़ता है, जाके जिसको अस्थमा प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको है, उससे जाके पूछे दोस्तों सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। आपने देखा भी होगा 2021 में कोविड के टाइम में दोस्तों, जो थोड़ा बहुत
ऑक्सीजन डिले हो गया था या ऑक्सीजन कंटेनर में कुछ लीकेज वगैरह हो गया था, तो कितने सारे आदमी एक दिन में बहुत सारे आदमी डेथ कर गए थे पुणे महाराष्ट्र के आसपास वाला इलाका में, आपने पढ़ा भी होगा। तो बहुत मतलब गलत तरीका है कि वेस्ट कहते हैं हम टायर वगैरह को जलाने का, टायर जो लोग जला के और उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहा क्वेश्चन कि बर्निंग वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम बर्निंग वेस्ट को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, तो इन्वायरमेंटल इशू रिकॉर्डेड कॉज सेवरल इन्वायरमेंटल इशू, कई सारा मतलब पर्यावरण प्रदूषण कर सकता है, लोगों को हेल्थ हैजार्ड प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कंबशन ऑफ बर्निंग, कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट रैपिडली विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट। कंबशन मतलब वही होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे वो जल जाता है। वेस्ट लाइक प्लास्टिक एंड रबर टायर्स कैन बी बर्नड यूजिंग द कंबशन प्रोसेस। प्लास्टिक और रबर टायर्स को इसको जलाया जाता है कंबशन प्रोसेस के थ्रू। दिस मेक यूज ऑफ द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द कंबशन एंड इंसिनरेशन प्रोसेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एट रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट। मतलब सॉलिड वेस्ट के वॉल्यूम को कम करने का तरीका आपका इंसिनरेशन है, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस एज इट क्रिएट लॉट्स ऑफ पोल्यूशन एट इन हार्मफुल फॉर बोथ इन्वायरमेंट एज वेल एज ऑर्गेनिज्म। ये इन्वायरमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, साथ साथ जो ह्यूमन बींग्स है या लिविंग क्रिएचर जो भी अर्थ पर, सबके लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिस्पोजल ऑप्शन फॉर लो हैजार्डस सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोर्सेज इज एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी। देखिए जो हमारा शहर से या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से जो भी हमारा लो हैजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, आपका शहर से भी रिलीज हो सकता है, अर्बन एरिया से भी या इंडस्ट्री से भी, जो लो हैजार्डस बहुत कम खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ओके, ज़्यादा हैजार्डस रहता है तो वो आपके पास होता ही नहीं, शहर में मिलता ही नहीं। जो लो हैजार्डस वेस्ट है उसको डिस्पोजल का बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, मतलब बेकार से आपको मतलब लो से हाई की तरफ जाना है, बेकार से अच्छे तरीका क्या हो सकता है हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोज करने का, ट्रीट करने का। तो देखिए ऑप्शन दिया है सबसे बेकार तरीका इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग। बिल्कुल सही बात है। इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग का मतलब होता है कि आप जाके कहीं पर फेंक दीजिए, कहीं पर जाके उसको फेंक दीजिए, डंप कर दीजिए, तो ये तो सबसे बेकार तरीका है। उससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप प्रॉपर जगह उसको लैंडफिल कर दीजिए, ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए, ये थोड़ा उससे बेटर तरीका है। उसके बाद है कि इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से दोस्तों हम तो बार बार कहते हैं कि इंसिनरेशन सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन क्या है, ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है। नेक्स्ट है दोस्तों रीयूज़। रीयूज़ भी बढ़िया तरीका है ऑब्वियसली। अगर हम किसी वेस्ट का हम रीयूज़ कर लेते हैं, वेस्ट मतलब जिसका रीयूज़ किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि हम सबका रीयूज़ कर लें, जिसका रीयूज़ किया जा सकता है, तो ये तो बेहतरीन तरीका हो गया। इंसिनरेशन से भी बढ़िया तरीका हो गया ऑब्वियसली। तो यही हमारा ऑप्शन दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है, देख लीजिएगा आप। फर्स्ट है सबसे पहले कंपोस्टिंग, फिर लैंडफिल, रीयूज, इंसिनरेशन। ये नहीं, रीयूज तो सबसे बेहतरीन तरीका होगा। अगर रीयूज कर लेते हैं तो इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। जैसे क्योंकि इंसिनरेशन में थोड़ा बहुत नुकसान भी है। इंसिनरेशन कराने के बाद एक डाइऑक्सिन गैस रिलीज होता है दोस्तों। डाइऑक्सिन ये एक प्रकार से हार्मफुल गैस है, ये रिलीज होता है। ऑब्वियसली हार्मफुल चीज़ को अगर उसका आप वेस्ट को डिस्पोजल कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा। तो डाइऑक्सिन गैस रिलीज होता है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेहक है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका आपका रीयूज़ है। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विथ इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पर्यावरण का जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, या मेजर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आपका औद्योगिकरण हुआ, लोग से गांव से शहर की तरफ आए, अर्बनाइजेशन हुआ है, और आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोस्तों सबका बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बढ़ा है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर dwindling डे बाय डे। जो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये दिन प्रतिदिन मतलब उसमें कमी हो रही है। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मतलब सभी चीज़ की डिमांड बढ़ गया है कि ये चीज़ें कम हो रही है। Therefore, efforts are to be made for controlling pollution arising out of the disposal of wastage by conversion of these unwanted material into utilizable raw material for various beneficial uses। इसलिए हम कुछ ऐसा तरीका अपना रहे हैं कि जो भी हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, अगर उस वेस्ट से हम कुछ उसका बना सकते हैं, कुछ उसका हम अच्छा चीज़ बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतरीन तरीका होगा। ओके, इसलिए दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम, देखिए करंट अफेयर्स का एक याद आ गया। वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल सुंदरबन के आसपास के इलाके में जो महिलाएं हैं उसके लिए एक वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में दोस्तों, इनके द्वारा एक वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। वे कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल सुंदरबन के आसपास, जिसको लॉन्च किया है सिडबी बैंक ने। ओके, तो ये हमें ध्यान आ गया था कि जो भी वहाँ पर वेस्ट जनरेट होता है उसे हमको वेल्थ में कन्वर्ट करना है। उससे हमको थोड़ा बहुत अगर कुछ इनकम हो रहा है तो बेहतरीन तरीका है, और वेस्ट से हम एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
Therefore, it becomes necessary that the local bodies, along with state pollution control board, work at a requisite strategy for organizing proper collection and disposal of industrial solid waste। इसलिए एक जो पूरा आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो सकता है लोकल लोगों के साथ मिलके वेस्ट से किस प्रकार से हम उसका रीयूज़ वगैरह कर सकें, एक अवेयरनेस भी फैला रहा है और इस पर काम हो रहा है कि हम उसका सही से डिस्पोजल करें। नेक्स्ट है ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग ऑफ वेस्ट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ। जो ऑन साइट मल्चिंग है कंपोस्टिंग है, मतलब जहाँ वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं हम उसका कंपोस्ट बना रहे हैं या मल्चिंग कर रहे हैं। ये इंटीग्रेटेड वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस का अंतर्गत ये बढ़िया तरीका है, जो हम अगर कंपोस्ट हम साइट पे ही किसी जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहाँ पर उसी साइट पे हम अगर उसका हम कंपोस्ट कर रहे हैं तो ये वेस्ट को डिस्पोज करने का इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट का ये कौन सा तरीका हो सकता है, तो सोर्स रिडक्शन का। दोस्तों जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं सोर्स पे ही लोकेशन पे हम वेस्ट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऑब्वियसली वेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करें, कम कर रहे हैं। हम जो हमारा घरों से जो बहुत सारा मान लीजिए 10 kg वेस्ट जनरेट हुआ, 10 kg में यूजुअली क्या होता है कि 7 kg आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ओके, 7 kg ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। अगर इसको और जो बचा 3 kg को तो आप तो म्यूनसिपल वाले को दे दीजिए, वो का प्लास्टिक वगैरह जो है जिसका हम डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं उसको दे दीजिए। जो प्लास्टिक है सैनिटरी नैपकिन हो सकता है, ये सब हैजार्डस जो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जो 7 kg है आप इसका अगर कंपोस्ट बना लेते हैं, ओके, वहाँ उससे 7 kg से मुश्किल से मान लीजिए 1 kg आपको कंपोस्ट बच गया तो आप कितना सारा वेस्ट को रिड्यूस कर दिए हैं। ओके, तो सोर्स रिडक्शन एक बढ़िया तरीका है, ये इंटीग्रेटेड वेस्ट कंपोनेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देखिए सोर्स रिडक्शन एंड रीयूज। सोर्स रिडक्शन ऑल्सो नॉन एज वेस्ट प्रिवेंशन, मतलब सोर्स रिडक्शन को हम वेस्ट प्रिवेंशन, वेस्ट को हम कम कर रहे हैं, मीन्स रिड्यूसिंग वेस्ट एट द सोर्स एंड इज द मोस्ट इन्वायरमेंटली प्रेफर्ड स्ट्रेटजी, मतलब पर्यावरण के अनुसार ये सबसे बेहतरीन तरीका है। It can take many different forms including reusing or donating items, buying in a bulk, reducing packaging, redesigning product and reducing toxicity. Source reduction also is important in the manufacturing. Lightweighting of packaging, reuse and remanufacturing are all become more popular business trend. Purchasing product and that is incorporate these feature support source reduction। मतलब जो पैकेज्ड चीज़ है और जो भी प्रोसेस्ड है उसको अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं ना तो कहीं कहीं हम सोर्स रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल साइट। देखिए अगर आप लैंडफिल वेस्ट को डिस्पोजल कर रहे हैं, किसी वेस्ट का आप लैंडफिल कर रहे हैं दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत सारे वेस्ट का तो लैंडफिल ही किया जाता है क्योंकि इंसिनरेशन कराना बहुत ज़्यादा आपको बताई थी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और साथ ही साथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए कि वेस्ट का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए दोस्तों। तो इस कारण से अगर जो भी वेस्ट इस कैटेगरी में नहीं आता है तो उसका हम क्या कराते हैं, लैंड डिस्पोजल कराते हैं। सबसे आसान तरीका है और खर्च भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन घटिया तरीका है दोस्तों। तरीका मतलब करने में आसानी होता है लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही गड़बड़ तरीका है, गड़बड़ बात है। इससे क्या क्या हो सकता है, तो मीथेन प्रोडक्शन, बिल्कुल वहाँ से जो मीथेन प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये मीथेन प्रोडक्शन है। और मीथेन आप जानते हैं कि क्लीन फ्यूल है, इसका भी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है इसका, आग पकड़ लेता है। जंगल फायर, आपने जंगल में दावानल के बारे में सुना होगा दोस्तों। दावानल क्या होता है, तो जंगल फायर, फॉरेस्ट फायर को हम दावानल भी कहते हैं। ओके, तो जंगल में जो आग लग जाती है क्यों होता है, जो वहाँ से पत्तियाँ गिरता है दोस्तों, लीफ वगैरह ऑब्वियसली सीजन्स में गिरते ही रहते हैं, वो सूख जाता है। सूखने के बाद ऑब्वियसली वो क्या होता है कि उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ गया, मॉइस्चर कम हो गया है। और कभी कभार हो सकता है किसी ने आसपास से जाते हुए सिगरेट पी रहा होता, कोई सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट पीने के बाद लोग क्या करते हैं, जो अंतिम बच जाता है उसको फेंक देते हैं। उसके सुलगने के कारण हो सकता है आग लग जाए दोस्तों। तो इस कारण से आग लग जाता है कभी कभी फ्रिक्शन से। बहुत समर का सीज़न है और एक पेड़ दूसरे पेड़ से जब टकराता है तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से भी आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत आग जनरेट होता है। और वहाँ पर मीथेन तो पहले से प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, जो लीफ वगैरह है इस सब के कम डिस्पोजल से मीथेन प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ से भी आग लग जाती है बड़े बड़े पैमाने पर। आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा दोस्तों, बहुत बड़े जंगल में आग लग गया था। एक कोयला जो जनजाति थी उसकी लगभग 50% आबादी वहाँ पर कम हो गई आग लगने से। तो मीथेन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, ये भी सही बात है। वहाँ से जो लीचेट जो निकलता है, प्रोड्यूस होता है, अगर उसके आसपास कोई पॉन्ड वगैरह हो सकता है, रिवर हो सकता है, तो उसको ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर सकता है। इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन, ये नहीं दोस्तों, जो हम लैंडफिल कराते हैं तो वहाँ पर लगभग कंप्लीट डिकम्पोजिशन ही होता है। ओके, इसलिए हम करवाते हैं। तो फर्स्ट एंड सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। कौन हमसे पूछा कौन करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन 1।
देखिए लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल इज द मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड इन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल, मतलब खर्च बहुत कम पड़ता है और लोग यूजुअली इसको करते हैं। इन दिस गार्बेज बेसिकली स्प्रेड आउट इन द लेयर, गार्बेज को कई सारे लेयर में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डंप कर देते हैं। कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विथ सॉइल और प्लास्टिक फॉर्म, उसको हम कंप्रेस करके और प्लास्टिक या सॉइल से उसको हम ढक देते हैं। इट इज यूज्ड इन अर्बन एरियाज वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, लगभग शहरी क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर वेस्ट जनरेट होता है। इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लैंडफिल, यहाँ से कौन कौन सा प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकता है, आपको रिलीज हो सकता है, तो मीथेन प्रोडक्शन यहाँ से हो सकता है दोस्तों। द मोस्ट इन्वायरमेंट कंसर्न रिगार्डिंग लैंडफिल इज देयर रिलीज ऑफ मीथेन, मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होता है सबसे, मतलब जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है। एज द ऑर्गेनिक मास इन लैंडफिल डिकम्पोज मीथेन गैस रिलीज विच इज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के, तो ऑब्वियसली दोस्तों जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग गैस उसमें मीथेन का परसेंटेज कितना, लगभग 60% है। मीथेन 60% इसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये सबसे बड़ा कारण है। मीथेन इज 84 टाइम्स मोर इफेक्टिव एट एब्जॉर्बिंग द सन्स हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों कि मीथेन जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है। सनलाइट से जो हीट रिलीज होता है ना उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 में भी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, इसलिए CO2 क्या होता है, CO2 आप देखिएगा वो गर्म होता है। CO2 क्या है, तो गर्म गैस है, और मीथेन भी गर्म गैस है, लेकिन मीथेन 84 टाइम्स मोर इफेक्टिव है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब फैक्चुअल बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण मीथेन है। मीथेन के जनरेशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 84 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो मीथेन इज 84 टाइम्स मोर इफेक्टिव एट एब्जॉर्बिंग द सन्स हीट देन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस है हमारा, ग्रीन हाउस गैस, ओके, इसमें देख लीजिए CO2 का परसेंटेज, CO2 का 60 दोस्तों, वो हम गलती से बोल दिए थे। CO2 का याद रखिएगा 60% है, और जो आपका मीथेन है CH4 इसका परसेंटेज है 20%। इसके अलावा आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका 14% होता है। N2O जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, उसका लगभग 6% के आसपास होता है, और भी थोड़ा बहुत अलग अलग गैसें होता है। तो याद रखिएगा CO2 का परसेंट 60% है, मीथेन का 20% है, लेकिन 20% ही उसका योगदान है, लेकिन ये 84% ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है सनलाइट को एब्जॉर्व करने में दोस्तों। जो सन से जो हीट निकलता है उसको 84 टाइम ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्व करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर गैस प्रोडक्शन देखते हैं। अलॉन्ग विथ मीथेन लैंडफिल ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन के अलावा जो लैंडफिल से हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर वेपर थोड़ा बहुत मिल सकता है, एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम मेनली किसकी बातें करते हैं, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। उसके अलावा भी बहुत सारा गैस, आपका हाइड्रोजन निकल सकता है, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ओके, These gases can also contribute to climate change and create smog if left uncontrolled। ये आपको क्लाइमेट के चेंज में भी योगदान देता है, साथ ही साथ अगर इसको छोड़ दिया जाए, अनकंट्रोल छोड़ दिया जाए, तो ये स्मॉग बना लेता है। ओके, लीजेट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वह लैंडफिल आर रिक्वायर्ड टू हैव प्लास्टिक और क्ले लाइनिंग, दीज लाइनियर टेंड टू हैव लीक्स, दिस कैन रिजल्ट इन लीकेज लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय लैंडफिल साइट कंटामिनेटिंग नियर बाय वाटर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब वहाँ से जो वाटर रिलीज होता है, जो आपके नियर बाय वाटर बॉडीज को, रिवर वगैरह को, ग्राउंड वाटर को वो कंटामिनेट कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ हैजार्डस वेस्ट वेयर देयर आर नो अबंडेंट लैंड विच मेथड इज यूज्ड। कर हैजार्डस वेस्ट को हमको डिस्पोज करना दोस्तों, डिस्पोज करना है जहाँ पर लैंड बहुत कम है। ओके, लैंड है ही नहीं, लैंड नहीं के बराबर है, तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो लैंड है ही नहीं तो लैंड डिस्पोजल क्यों करेंगे। बर्निंग हैजार्डस वेस्ट को बर्न नहीं दोस्तों, फ्लोट इन वाटर बॉडी, ये तो सबसे खतरनाक तरीका है। इंसिनरेशन अगर कहीं आंसर देना हो तो, अगर कोई कुछ उपाय नहीं सूझ रहा है दोस्तों, इंसिनरेशन आप कर सकते हैं। इंसिनरेशन हमने बात किया था कई बार कि इंसिनरेशन बढ़िया तरीका है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय लैंडफिलिंग। देखिए, जब सॉलिड वेस्ट को आपको लैंडफिल करना हो तो आप कई सारे फैक्टर के, कई सारे बातों का मतलब ध्यान में रखते हैं कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। तो कौन सी बातें को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, तो कौन कौन सा है। अवेलेबल लैंड एरिया, जहाँ पर आप लैंड फिल करेंगे वहाँ पर लैंड एरिया थोड़ा बहुत सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि हम बार बार आके वहाँ पर हम लैंड फिल कर सकें। ओके, और थोड़ा बहुत सिटी से थोड़ा बहुत तो दूर होना ही चाहिए, ताकि वहाँ अगर फ्लाई ब्रीडिंग होता है, रोडेंट बॉर्न डिजीज अगर कुछ होता है, तो सिटी में वो आसानी से पहुँचने पाए। तो लैंड एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सॉइल कंडीशन एंड टोपोग्राफी, सॉइल कंडीशन को भी देखेंगे, वहाँ का टोपोग्राफी किस प्रकार को, उसको भी देखेंगे।
हॉल डिस्टेंस भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी दोस्तों, क्योंकि आपको इसी से आपका कॉस्ट सारा इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जो भी ट्रक वगैरह से वहाँ पर जाकर डिस्पोज कीजिएगा तो कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम हॉल डिस्टेंस भी देखेंगे। साइज ऑफ पार्टिकल देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम यूजुअली ध्यान में नहीं रखते हैं कि वहाँ का साइज का पार्टिकल क्या है, ये सब हम यूजुअली ध्यान में नहीं रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमसे पूछा है कि कौन सा फैक्टर को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, तो साइज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस किए थे। द टू मेन गैसेज लैबोरेटरी फॉर्म एन एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड। जो एनारोबिक डाइजेशन स्लज डाइजेशन होता है, जहाँ पर स्लज का एनारोबिक डाइजेशन कराया जाता है ऑक्सीजन का अब्सेंस में, वहाँ कौन कौन सा गैस रिलीज होता है, तो मेनली दोस्तों CH4 और CO2 जो हमारा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा गैस रिलीज होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, याद रखिएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सभी रिलीज होता है, लेकिन मेनली हमारा CH4 और CO2 रिलीज होता है। ओके, सबका अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, मीथेन आपका 50 से 75% है, हाइड्रोजन है 5 से 10% है, नाइट्रोजन 1 से 2% है, और हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम रिक्वायरमेंट नीडेड टू बी कंसिडर्ड फॉर ए सैनिटरी लैंडफिल आर। देखिए सैनिटरी लैंडफिल का सबसे कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, मतलब ये चीज़ें तो होना ही चाहिए। सैनिटरी लैंडफिल जब भी आप कीजिएगा किसी भी लैंड में, तो कम से कम क्या क्या फैक्टर होगा आप देखिएगा, एटलीस्ट ये सारा चीज़ें, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए। तो देखिए फर्स्ट है फुल और पोटेंशियल हाइड्रोलॉजिकल आइसोलेशन, बिल्कुल वो तो मतलब वहाँ पर कोई भी वाटर बॉडीज़ ना हो, आसपास में कोई वाटर बॉडी ना हो, क्योंकि वहाँ से जो लीचेट रिलीज होगा दोस्तों, हम कई सारा इस पर बातचीत कर चुके हैं कि वहाँ से जो लीचेट रिलीज होगा वो कंटामिनेट ना हो। तो हाइड्रोलॉजिकल आइसोलेशन हो, मतलब पानी का कुछ वहाँ पर वाटर बॉडीज वगैरह ना हो, कोई बड़ा नदी ना हो आसपास में, कोई तालाब ना हो। ओके, तो हाइड्रोलॉजिकल या तो पूरी तरह या पार्शियल, कम से कम 2-3 किलोमीटर के दूर ही हो तो ठीक रहेगा। सेकंड है फॉर्मल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन, ऑब्वियसली वहाँ पर इंजीनियरिंग प्रिपरेशन वगैरह थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। परमानेंट कंट्रोल, हाँ ऐसा कंट्रोल वहाँ पर कीजिए कि फ्यूचर में भी अगर उससे रिलेटेड कोई इशू ना क्रिएट हो आसपास के सिटी में, उससे कोई ऐसा डिजीज़ ना स्प्रेड हो जाए जो खतरा कर सकता है। नेक्स्ट है प्लांट वेस्ट इम्प्लेसमेंट एंड कवरिंग। प्लांट वेस्ट इम्प्लेसमेंट एंड कवरिंग, ऑब्वियसली उसको आपको कवर अगर भी करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो इन सारे बातों को हम ध्यान रखते हैं। ओके, जब हम लैंडफिल करेंगे इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, कम से कम इन सारी बातों को तो ध्यान में रखना ही चाहिए। तो 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देखिए द टर्म लैंडफिल जनरली रेफर्स टू एन इंजीनियर डिपॉजिट ऑफ वेस्ट आइदर इन पिट्स, ट्रेंचेज और ऑन द सरफेस। ए सैनिटरी लैंडफिल एसेंशियली ए लैंडफिल वेयर प्रॉपर मैकेनिज्म आर अवेलेबल टू कंट्रोल द एनवायरमेंट रिस्क एसोसिएटेड विद द disposal of wastage and to make available the land subsequent to dispose for other purpose। the 4 minimum requirement, जो 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या, तो यही फुल और पार्शियल हाइड्रोलॉजिकल आइसोलेशन होना चाहिए आपका, फॉर्मल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन होना चाहिए, परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पर, और प्लांट वेस्ट इम्प्लेसमेंट एंड कवरिंग होना चाहिए। ये सारे बात तो मतलब होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा पैलेटलाइजेशन रेफर्स टू। पैलेट के बारे में दोस्तों आपने कई बार सुना होगा, पैलेट गन दोस्तों इन दोनों चर्चा में। ईरान में जो महिसा अमीनी, जो हिजाब मामला हो गया दोस्तों, उसकी डेथ हो गई थी महिसा अमीनी की, तो वहाँ पर जो विद्रोह लगभग बहुत दिनों से विद्रोह हो रहा है दोस्तों, 1 महीना से ऊपर हो चुका है। ओके, ईरान में कल इस पर हम क्वेश्चन भी किए थे। कुर्दिश जो जनजाति थी कहाँ की थी, तो इराक की थी दोस्तों, तो वो भी मतलब शामिल हो गया इस ईरानी विद्रोह में। तो वहाँ से भी सुनने को आता है कि पैलेट गन का ऑब्वियसली जो है जो प्रशासन है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। पैलेट मतलब क्या, छोटा छोटा मतलब बुलेट के आकार का होता है उसमें, और उसमें लेकिन दोस्तों वो इतना इरिटेशन करता है आइज़ के लिए, कई सारा स्मोक वहाँ से गैसेज रिलीज होता है तो आपका आई में इरिटेशन कर सकता है। अगर बॉडी पर आ गया तो बॉडी में इरिटेशन करेगा, तो आप अपने खुद से वहाँ से भाग जाइएगा और सोचिएगा कि इससे सेफ रहें। तो पैलेट मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा पार्टिकल के जैसे। ओके, इसको हम पैलेट कहते हैं। तो पैलेटाइजेशन रेफर्स टू हीटिंग ऑफ सॉलिड, बिल्कुल नहीं। डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, बिल्कुल नहीं। कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड, बिल्कुल नहीं। कंप्रेशन ऑफ मॉडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन ए स्मॉल राउंडेड मास। देखिए कंप्रेशन ऑफ मॉडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, मान लीजिए बड़ा सॉलिड वेस्ट है या कुछ ऐसा सॉलिड वेस्ट को क्या करेंगे हम, कंप्रेस करके एक छोटा सा पार्टिकल बना देंगे। ओके, छोटा सा पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर देंगे छोटा में, उसको हम क्या कहते हैं, पैलेट। इसी को कहते हैं पैलेटाइजेशन। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पैलेटाइजेशन। ईरान की बात हम बोले तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महिसा अमीनी थी, एक महिला थी जिसकी डेथ हो जाती है हिजाब सही से नहीं पहनने पर। उसका बस इतना गुनाह था कि उन्होंने हिजाब सही से नहीं पहना था, इसके कारण जो वहाँ की पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस हेडक्वार्टर में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है पैलेटाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग और मॉडलिंग सॉलिड वेस्ट इनटू अ स्मॉल राउंड ऑफ मास दैट कैन बी रीयूज्ड एज एन एग्रीगेट ऑफ फिलिंग मटेरियल। इसका हम बाद में कुछ यूज़ कर सकते हैं।
इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इनोवेटिव टेक्निक टू डिस्पोज ऑफ सम पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ वेस्ट विथ मिनिमल एंड नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। मतलब इस प्रकार से बना ले ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ द 3 Rs। जो 3 Rs हम याद पढ़ते हैं अक्सर दोस्तों, द 3 Rs टू गेट रिड ऑफ वेस्ट, वेस्ट से हम छुटकारा पाने के लिए उसमें क्या इंक्लूड नहीं, 3 Rs में आपको क्या इंक्लूड नहीं, तो हम जानते हैं इसमें क्या, तो रेड्यूस है, रेड्यूस, रीयूज़ है, रिसाइकल है, ये तीनों तो है दोस्तों। तो ये तीनों हैं, हमसे पूछा है कि कौन नहीं है। तो देखिए रेड्यूस है, रीयूज़ है, रिसाइकिल है, रीजनरेशन। वेस्ट को यदि आप रीजनरेट कर रहे हैं तो ये बढ़िया तरीका नहीं है, 3R के अंदर इसको नहीं रखा गया, तो रीजनरेशन गलत है। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए द रूल ऑफ 3 Rs टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इंक्लूड रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल है इसके अंतर्गत। द 3 रूल्स, रेड्यूस के अंदर क्या है, तो इट मीन्स यूजिंग लेस ऑफ ए रिसोर्स टू सेव मोर ऑफ इट फॉर द फ्यूचर। मतलब रेड्यूस का मतलब है कि जो भी आपका संसाधन है उसको कम से कम इस्तेमाल कीजिए ताकि फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ऑब्वियसली जितना आपका नीड है उतना तो करना ही चाहिए, लेकिन नीड ग्रीड में नहीं बदलना चाहिए। लालच के मतलब कहते हैं, गांधी जी ने कहा था एक बार कि हमारे पास इतना रिसोर्स है कि सभी लोगों का मतलब जो भी नीड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। हमारे पास इतना मतलब इतना ज़्यादा रिसोर्स है दोस्तों, रिसोर्स में कोई कमी नहीं है हमारे देश में, उसके सभी के नीड को आसानी से फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन किसी को ग्रीड को नहीं। अगर किसी का ग्रीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लालच बढ़ जाए ना, तो फिर उसके लिए रिसोर्स हमारा कम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल है स्विचिंग ऑफ फैंस एंड लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही तरीका दोस्तों। जैसे आप जानते हैं यूक्रेन में रसा ने क्या किया था, वहाँ के सारे जितना भी पावर प्लांट था, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो यूक्रेन वाले मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ठंड आने वाला है। और ठंड के समय में यूक्रेन हो गया, रसा हो गया, इस समय कपकपाती हुई ठंड, बहुत मतलब भयंकर ठंड पड़ती है। ओके, रक्त को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। तो जैसे इसी प्रकार से कहा गया कि फैन को आप यदि कोई यूज़ नहीं पड़ रहा है, आप लाइट कहें अगर घर से बाहर निकले तो लाइट को बंद कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचे और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया जा सके। रीयूज़, दिस स्टडी इम्प्लाइज यूजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन टू इंक्रीज देयर लाइफ एंड यूटिलिटी। रीयूज़ का है कि आप कोई भी वस्तु है आपके पास, अगर उसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप उसको जरूर उसको इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल है रीयूजिंग ओल्ड जैम और पिकल बोटल्स टू एक्ट एज ए स्टोरेज कंटेनर। आपके पास जैम का बोतल हो सकता है या बहुत सारा जो प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है जिसका जो सिंगल यूज प्लास्टिक ना होना चाहिए, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरेज कंटेनर के रूप में। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन था आपका सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो जरूर इसको देखिए। और कोई क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा पेपर 2 का, जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये मिसलेनियस क्वेश्चन होगा दोस्तों। उसमें हम क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। उसमें सारे टॉपिक जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, और आपका बायोमेडिकल वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब पे हम एक मिसलेनियस वीडियो करेंगे। धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे ताकि आसानी से आप पढ़ सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, हैप्पी छठ पूजा।